कहानी की शुरुआत अमेजन की एक प्राचीन किंवदंती से होती है। कहा जाता था कि घने जंगलों के बीच एक जादुई पेड़ मौजूद है जिसे टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता है। मान्यता थी कि उसके फूल की केवल एक पंखुड़ी किसी भी घाव को भर सकती है और किसी भी श्राप को समाप्त कर सकती है। सदियों से अनेक लोग इस रहस्यमयी पेड़ की खोज में निकले, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध एक स्पेनिश योद्धा सैम था। उसका सपना हर हाल में उस जादुई शक्ति को हासिल करना था। सैम अपने साथियों के साथ अमेजन के खतरनाक जंगल में प्रवेश कर गया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद जंगल के असली रक्षकों ने उसे ढूंढ लिया और उसकी जान बचाई। स्वस्थ होने के बाद सैम ने उनसे एरोहेड मांगा, जिसे उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी माना जाता था, लेकिन रक्षकों ने साफ इनकार कर दिया। इस अस्वीकृति से क्रोधित होकर सैम ने उन पर हमला कर दिया। उसकी यह गलती बहुत भारी पड़ी। सैम और उसके साथियों को श्राप मिल गया कि वे जीवन भर अमेजन नदी के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है। बिल नाम का एक व्यक्ति कुछ लोगों के सामने इसी किंवदंती के बारे में प्रस्तुति दे रहा था। वह नक्शे पर उस जादुई पेड़ की संभावित लोकेशन दिखाते हुए समझा रहा था कि यदि उन्हें एरोहेड मिल जाए तो वे टीयर्स ऑफ द मून की खोज के लिए एक अभियान शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह पूरा भाषण वास्तव में उसकी बहन लिली ने तैयार किया था। वह ऊपर छिपकर खड़ी थी और बिल के साथ साथ हर पंक्ति दोहरा रही थी। कुछ देर बाद लिली को समझ आ गया कि उसका भाई सोसाइटी के लोगों को एरोहेड सौंपने के लिए मना नहीं पाएगा, इसलिए उसने खुद ही कार्रवाई करने का फैसला किया। जब बिल सबका ध्यान अपनी ओर खींचे हुए था, तब लिली चुपचाप सोसाइटी के गलियारों में घुस गई। उसके हाथ में एक नक्शा था जो उसे आर्टिफैक्ट रूम तक पहुंचाने वाला था। रास्ते में उसकी मुलाकात पाक से हो गई। पाक को लगा कि वह सिर्फ किसी असिस्टेंट का कमरा ढूंढ रही है, इसलिए उसने बिना किसी शक के उसे जाने दिया। लिली सीधे आर्टिफैक्ट रूम में पहुंच गई। वहां उसने अपने कपड़े बदलकर लड़कों जैसे कपड़े पहन लिए ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। कुछ देर की तलाश के बाद आखिरकार उसे वह रहस्यमयी चेस्ट मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। जिस संदूक में एरोहेड रखा हुआ था, उसे खोलते ही लिली ने बिना देर किए एरोहेड चुरा लिया। लेकिन उसी समय एक सोसाइटी सदस्य पाक को भी उस कमरे में ले आया। तब पता चला कि पाक भी उसी एरोहेड की तलाश में था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उन्हें मालूम हुआ कि एरोहेड गायब है। तभी पाक की नजर लिली पर पड़ी, जो वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन लिली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी फुर्ती और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उसने एक एक करके सभी पहरेदारों को चकमा दे दिया। आखिरकार उसका सामना खुद पाक से हुआ, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। संघर्ष के दौरान लिली लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर जा गिरी। सौभाग्य से उसने बाहर लगी एक सीढ़ी को पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। पाक ने सीढ़ी को पकड़ने वाली रस्सी खोल दी, जिससे लिली और भी दूर झूलने लगी। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो एरोहेड मुझे दे दो। जवाब में लिली ने कुछ नहीं कहा। उसने एरोहेड वाला बॉक्स उसकी ओर फेंक दिया और खुद सीधे उस बस में कूद गई जिसे उसके भाई बिल ने ठीक समय पर उसके लिए रोका था। पाक ने तुरंत बॉक्स खोला, लेकिन अंदर देखकर वह हैरान रह गया। बॉक्स में एरोहेड था ही नहीं। ये देखकर सोसाइटी का एक सदस्य उससे माफी मांगने लगा, लेकिन जैसे ही पाक को पता चला कि चोर लिली थी, उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने सभी साथियों को बेरहमी से मार डाला। कुछ समय बाद लिली और बिल अमेजन की यात्रा की तैयारी करते दिखाई देते हैं। उनका लक्ष्य उस रहस्यमयी पेड़ टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना था। उन्हें विश्वास था कि उस जादुई पेड़ की शक्ति से दुनिया की कई घातक बीमारियों का इलाज खोजा जा सकता है। उन्होंने अपनी पूरी योजना तैयार कर ली थी, लेकिन अब भी एक महत्वपूर्ण चीज की कमी थी। उन्हें ऐसे नाविक की जरूरत थी जो उन्हें अमेजन नदी के गहरे और खतरनाक इलाकों तक ले जा सके। दूसरी ओर अमेजन के जंगलों के बीच एक पुरानी और जर्जर दिखने वाली नाव नदी पर तैर रही थी। उस नाव पर कुछ अंग्रेज पर्यटक सैर का आनंद ले रहे थे। नाव का कप्तान फ्रैंक वोल्फ था, जो अपनी चालाकी और लोगों को प्रभावित करने की कला के लिए मशहूर था। फ्रैंक ने अपना पूरा पर्यटन व्यवसाय एक अनोखे विचार पर खड़ा किया था। वह पर्यटकों को यकीन दिलाता था कि अमेजन की हर चीज, चाहे वह पेड़ हो, जानवर हो या नदी का पानी, इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। लोगों के इसी डर का फायदा उठाकर वह उनसे मोटी रकम वसूल करता था। हालांकि उसकी मजाकिया बातें और बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां पर्यटकों का खूब मनोरंजन भी करती थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द यही साधारण दिखने वाला कप्तान एक ऐसे साहसिक अभियान का हिस्सा बनने वाला है जो अमेजन के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर सकता था। फ्रैंक अपने पर्यटकों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के नाटक और मजेदार करतब दिखाता था, ताकि उन्हें लगे कि वे किसी बेहद खतरनाक और रोमांचक अभियान का हिस्सा हैं।
उसने तो कुछ स्थानीय आदिवासियों को भी पैसे दे रखे थे ताकि वे उसकी बनाई हुई कहानियों का समर्थन करें और पर्यटकों का रोमांच बढ़ा सके। इधर लिली और बिल भी अमेजन नदी के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में पहुंच चुके थे जहां फ्रैंक अपना कारोबार चलाता था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाक के आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। लिली अपने मिशन को लेकर बेहद उत्साहित थी। वहां पहुंचते ही वह उस नाविक की तलाश में निकल पड़ी जो उन्हें जंगल के भीतर तक ले जा सके। उसकी नजर रॉय नाम के एक व्यक्ति पर थी जो घाट पर मौजूद अधिकांश नावों का मालिक माना जाता था। उधर रॉय सीधे फ्रैंक के पास पहुंचा जो अभी अभी अपनी नाव लेकर वापस लौटा था। रॉय ने उससे अपना बकाया कर्ज चुकाने की मांग की, लेकिन फ्रैंक के पास पूरे पैसे नहीं थे। गुस्से में रॉय ने उसकी नाव का इंजन निकलवा लिया और उसे अपने गोदाम में बंद कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा इंजन वापस नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद लिली और बिल अलग अलग दिशाओं में रॉय को ढूंढने निकल पड़े। इसी दौरान लिली रॉय के दफ्तर के सामने पहुंच गई, लेकिन वहां उसकी मुलाकात रॉय से नहीं बल्कि फ्रैंक से हुई। असल में फ्रैंक चुपके से रॉय के दफ्तर में घुसा हुआ था। उसका उद्देश्य केवल एक था, अपनी नाव का इंजन वापस पाने के लिए गोदाम की चाबी चुराना। तभी लिली वहां आ पहुंची। स्थिति को संभालने के लिए फ्रैंक ने तुरंत खुद को रॉय बताना शुरू कर दिया ताकि उस पर किसी को शक न हो। लिली ने उसे बताया कि वह अमेजन नदी के भीतर एक विशेष स्थान तक पहुंचना चाहती है और इसके बदले अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। पैसों का नाम सुनते ही फ्रैंक की रुचि बढ़ गई। उसने दरवाजा खोल दिया और लिली को अंदर आने दिया। लिली ने बिना समय गंवाए अपना पुराना नक्शा उसके सामने फैला दिया और विस्तार से बताने लगी कि उसे कहां पहुंचना है। फ्रैंक अब भी रॉय होने का नाटक कर रहा था। नक्शे पर नजर डालते ही उसने कहा कि जिस जगह तक लिली जाना चाहती है वह बेहद खतरनाक और लगभग असंभव मानी जाती है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, यह नक्शा तुम्हें मिला कहां से? लिली ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, यह एक बहुत पुराना और बेहद सटीक नक्शा है। बस इतना समझ लीजिए कि यह मुझे सही हाथों से मिला है। फ्रैंक की नजर नक्शे पर टिकी रही। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। नक्शे में छिपे संकेत किसी ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे जिसकी तलाश सदियों से की जा रही थी और शायद यही मौका उसकी किस्मत बदल सकता था। लिली ने फ्रैंक को बताया कि यह नक्शा उसके पिता की आखिरी निशानी है। बचपन से ही उसके पिता उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाया करते थे और उसी कारण वह इस रहस्य को खोजने के लिए इतनी दृढ़ थी। ये सुनकर फ्रैंक हंस पड़ा और मजाक में बोला कि उसे किसी कम खतरनाक साहसिक यात्रा पर जाना चाहिए। तभी लिली की नजर उस छोटे से बॉक्स पर पड़ी जिसे फ्रैंक खोलने की कोशिश कर रहा था। वह तुरंत समझ गई कि फ्रैंक किसी चाबी की तलाश में था। हैरानी की बात यह थी कि लिली ने कुछ ही क्षणों में वह बॉक्स खोल दिया। लिली की इस कुशलता ने फ्रैंक को प्रभावित कर दिया और उसने तय कर लिया कि वह यह काम जरूर करेगा। इसके बाद वह लिली को सौदे की बात पक्की करने के लिए एक रेस्तरां में ले गया। दोनों अभी यात्रा की कीमत पर बहस ही कर रहे थे कि तभी बिल वहां असली रॉय को लेकर पहुंच गया। लिली तुरंत समझ गई कि फ्रैंक ने उससे झूठ बोला था और खुद को रॉय बताकर उसे बेवकूफ बनाया था। नाराज होकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते फ्रैंक की नजर उस एरोहेड पर पड़ी जिसे लिली अपने गले में पहने हुए थी। एरोहेड को देखते ही उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। अब वह हर हाल में इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता था। वह लगातार अपनी फीस कम करता गया और दावा करता रहा कि अमेजन के खतरनाक इलाकों का उससे बेहतर जानकार कोई नहीं है। लेकिन तभी रेस्तरां में अचानक एक जगुआर घुस आया। जगुआर को देखते ही रॉय डर कर छिप गया, जबकि फ्रैंक निडर होकर लिली और बिल के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक उसकी जगुआर के साथ रोमांचक भिड़ंत चली। आखिरकार उसने मांस का एक टुकड़ा बाहर फेंक दिया और जगुआर उसके पीछे भाग गया। फ्रैंक की बहादुरी और सूझबूझ देखकर लिली का उस पर भरोसा जम गया। उसने उसी समय उसे अपने अभियान का आधिकारिक गाइड नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद फ्रैंक घाट पर लिली और बिल को लेने पहुंचा, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पाक के लिए काम करने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने लिली का अपहरण कर लिया। उधर फ्रैंक और बिल रॉय के आदमियों से बचते हुए नाव लेकर निकल पड़े। सौभाग्य से लिली ने भी हार नहीं मानी। अपनी तेजी, चतुराई और साहस का परिचय देते हुए उसने अपहरणकर्ताओं को चकमा दिया और उनसे बच निकली। आखिरकार फ्रैंक और बिल उसे नाव पर चढ़ाने में सफल हो गए। जैसे ही तीनों वहां से दूर जाने लगे, पाक को खबर मिल गई कि लिली उसके हाथ से निकल चुकी है। यह सुनते ही उसने अपने आदमियों को अपनी छिपी हुई सबमरीन सतह पर लाने का आदेश दिया। वह किसी भी कीमत पर टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता था। उसका विश्वास था कि उस जादुई शक्ति की मदद से उसका देश प्रथम विश्व युद्ध जीत सकता है। पाक ने सबसे पहले उनकी नाव पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन जब उससे कोई खास असर नहीं हुआ तो उसने भारी तोपों से हमला करने का आदेश दे दिया। लगातार हो रहे हमलों के बीच ऐसा लग रहा था कि अब फ्रैंक, लिली और बिल का बचना
लगभग नामुमकिन है। अमेजन की नदी युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी और उनके सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा खड़ा था। आखिरी क्षण में फ्रैंक ने अपनी नाव को बड़ी चतुराई से मोड़ दिया और विनाशकारी हमले से बच निकला, लेकिन उसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना हो गई। पाक की पनडुब्बी का प्रोपेलर नदी में पड़ी एक मोटी रस्सी में फंस गया। अगले ही पल पूरी पनडुब्बी नियंत्रण खो बैठी और घिसटती हुई सीधे घाट की ओर चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रॉय की लगभग सभी नावें तबाह हो गईं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक, लिली और बिल वहां से निकल गए। अब वे आखिरकार टीयर्स ऑफ द मून की खोज पर निकल चुके थे। यात्रा के दौरान बिल अमेजन की भीषण गर्मी से बेहद परेशान रहता था, जबकि लिली हर पल का भरपूर आनंद ले रही थी। नदी के किनारे दिखाई देने वाले अजीबोगरीब जानवर और अनोखे दृश्य उसे रोमांचित कर देते थे। वह अपने कैमरे से लगातार वीडियो रिकॉर्ड करती रहती थी। धीरे धीरे फ्रैंक भी उसकी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया। फ्रैंक को कैमरा काफी दिलचस्प लगा, इसलिए उसने भी उसे चलाकर देखना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों के बीच एक खास दोस्ती और अपनापन विकसित होने लगा। कुछ समय बाद लिली के मन में एक नया विचार आया। उसने फ्रैंक से कहा कि वे सामान्य रास्ता छोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। यह रास्ता कहीं ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इससे उनकी यात्रा काफी छोटी हो सकती थी। फ्रैंक को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने लिली को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। रात होने पर फ्रैंक ने नाव किनारे लगा दी ताकि इंजन को कुछ देर आराम मिल सके। बिल सोने चला गया, जबकि फ्रैंक और लिली डेक पर बैठकर बातचीत करने लगे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। बिल की मुलाकात अचानक एक जगुआर से हो गई, जो सीधे नाव के डेक तक पहुंच गया था। उसे देखते ही बिल डर के मारे जड़ हो गया, मगर फ्रैंक बिल्कुल शांत रहा। उसने जगुआर को प्यार से पुकारा, सैली। अगले ही पल वह खतरनाक दिखने वाला जगुआर बिल का चेहरा चाटने लगा। तब लिली को पता चला कि सैली कोई जंगली शिकारी नहीं, बल्कि फ्रैंक की पालतू जगुआर थी। यह जानकर वह काफी नाराज हो गई। उसे लगा कि फ्रैंक ने उससे झूठ बोला और उसे बेवकूफ बनाया। उसके मन में जो थोड़ा बहुत भरोसा बना था वह भी टूट गया। उधर पाक ने भी अपनी योजना बदल दी थी। उसे विश्वास था कि जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता केवल सैम और उसके श्रापित साथियों को ही पता हो सकता है। इसलिए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वर्षों पहले सैम और उसके लोग कैद कर दिए गए थे। वहां उसने सैम की पत्थर बनी हुई आकृति के पास जाकर उस पर नदी का थोड़ा सा पानी डाला। अचानक उसके शरीर से 2 सांप निकल आए। तब खुलासा हुआ कि वे सांप वास्तव में सैम का ही हिस्सा थे और उन्हीं के माध्यम से वह लोगों से संवाद कर सकता था। सांपों के जरिए सैम ने पाक से बात की। दोनों के बीच एक समझौता हुआ। पाक एरोहेड ढूंढने में मदद करेगा और बदले में सैम उसे टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचाएगा। समझौते की पुष्टि करने के बाद सांपों ने शपथ ली और पाक ने सैम तथा उसके साथियों को उनकी कैद से मुक्त कर दिया। अगली सुबह फ्रैंक, लिली और बिल अमेजन के सबसे खतरनाक जलमार्गों में पहुंच गए। तेज धाराएं और उफनता पानी उनकी नाव को हर पल निगल जाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रैंक पूरी कुशलता से नाव को नियंत्रित कर रहा था, जबकि लिली अब भी उसी जोखिम भरे रास्ते पर आगे बढ़ने की जिद कर रही थी। यात्रा के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब उनकी नाव लगभग एक विशाल जलप्रपात जैसी खतरनाक ढलान से नीचे गिरने ही वाली थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि अब उनका बचना असंभव है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अमेजन के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचने का रास्ता पहले से कहीं अधिक खतरनाक होता जा रहा था। नाव को खतरनाक ढलान के किनारे पहुंचता देखकर सबकी सांसें थम गई। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वे गहराई में गिर जाएंगे, लेकिन फ्रैंक ने समय रहते नाव पर नियंत्रण पा लिया और उसे सुरक्षित शांत पानी की ओर मोड़ दिया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद फ्रैंक और बिल इंजन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने निकल गए। इसी दौरान बिल ने फ्रैंक को बताया कि वह इस खतरनाक मिशन में लिली के साथ क्यों आया है, जबकि उसे रोमांचक यात्राओं का कोई खास शौक नहीं था। बिल ने कहा कि जब उसे एहसास हुआ कि वह समलैंगिक है, तब उसके परिवार में केवल लिली ही ऐसी थी जिसने बिना किसी शर्त के उसका साथ दिया। उसी समर्थन और प्रेम की वजह से वह उसके लिए कहीं भी जाने और किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। उधर लिली चुपके से फ्रैंक के केबिन में चली गई। वहां उसे कुछ पुराने नक्शे, दस्तावेज और नोट्स मिले, जिन्हें देखकर वह हैरान रह गई। जब फ्रैंक वापस लौटा तो लिली ने उससे इन चीजों के बारे में सवाल किया। उसे शक हुआ कि फ्रैंक भी कभी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में रहा होगा। फ्रैंक ने स्वीकार किया कि यह सच है। उसने बताया कि कई साल पहले वह भी उसी जादुई शक्ति की खोज में अमेजन आया था। उसने लंबे समय तक उसकी तलाश की, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। अंततः उसने उम्मीद छोड़ दी
और अपनी जिंदगी को दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया। लेकिन तभी अचानक उन पर स्थानीय जनजाति के लोगों ने हमला कर दिया। शुरुआत में यह सब एक नाटक जैसा लग रहा था, क्योंकि यह वही जनजाति थी जिसे फ्रैंक कभी कभी अपने पर्यटकों को डराने के लिए किराए पर रखता था। फ्रैंक अनुवादक बनकर लिली और जनजाति के मुखिया के बीच बातचीत करवाने लगा। कुछ समय तक यह मजाक चलता रहा, लेकिन जब लिली ने बातचीत को गंभीर दिशा में ले जाना शुरू किया तो मुखिया ने नाटक बंद कर दिया और सच्चाई बताने का फैसला किया। लिली ने उससे एरोहेड पर बने रहस्यमयी चिन्हों का अर्थ पूछा। मुखिया ने बताया कि जो भी टीयर्स ऑफ द मून की खोज में निकलेगा उसे 2 असंभव प्रतीत होने वाले कार्य पूरे करने होंगे: पानी को पत्थर में बदलना और एक टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना। उसने आगे बताया कि उस जादुई पेड़ पर विशेष फूल केवल री राइजिंग मून के समय खिलते हैं और वह दुर्लभ अवसर अब केवल 2 दिन दूर है। मुखिया ने यह भी कहा कि पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें ऐसे सांप का पीछा करना होगा जो अपनी ही पूंछ को काट रहा हो। यह सुनते ही लिली को याद आया कि उसने अपने नक्शे पर बिल्कुल यही प्रतीक देखा था। उसने तुरंत नक्शा निकाला और वह निशान ढूंढ निकाला। अब उसे विश्वास हो गया कि सही रास्ता उसके सामने है। इस खोज से उत्साहित होकर लिली को लगा कि अब वह फ्रैंक की मदद के बिना भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए उसने उसे उसका बाकी बचा हुआ पैसा दे दिया और संकेत दिया कि उनका साथ यहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। गांव पर अचानक कॉन्क्विस्टाडोरों, सदियों पुराने श्रापित योद्धाओं ने हमला कर दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य था एरोहेड हासिल करना। फ्रैंक, बिल और लिली तीनों अलग अलग दिशाओं में लड़ते हुए हमलावरों का सामना करने लगे। संघर्ष के दौरान एक योद्धा ने लिली के गले से एरोहेड छीन लिया और उसे सीधे सैम के पास पहुंचा दिया। एरोहेड हाथ में आते ही सैम वहां से भागने लगा, लेकिन फ्रैंक ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच एरोहेड को लेकर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। युद्ध के दौरान सैम ने फ्रैंक को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद फ्रैंक पीछे नहीं हटा। जैसे ही सैम ऊंचाई से नीचे गिरने लगा, फ्रैंक ने आखिरी क्षण में एरोहेड उससे छीन लिया और पूरी ताकत से उसे लिली की ओर उछाल दिया। अब एरोहेड फिर से उनके पास था, लेकिन फ्रैंक बुरी तरह घायल हो चुका था। और इसी के साथ यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर वह साधारण नाविक वास्तव में कौन था और सैम उसे देखकर इतना बेचैन क्यों हो जाता था। उधर जनजाति के मुखिया ने समय रहते लिली और बिल की जान बचा ली और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने लिली को चेतावनी दी कि वह नदी की नजर से दूर चली जाए, क्योंकि श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर नदी की सीमा पार नहीं कर सकते थे। लिली तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन सैम के सांप उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गए और उसे जकड़ लिया। हालांकि इससे पहले कि सैम उसे पकड़ पाता, जंगल की रहस्यमयी शक्तियों ने उसे और उसके साथियों को वापस नदी की ओर खींच लिया। जब कॉन्क्विस्टाडोरों ने खुद को संभाला तो उन्हें एहसास हुआ कि लिली तक पहुंचने के लिए अब उन्हें पाक की मदद की आवश्यकता होगी। सैम के एक साथी ने अपनी जादुई मधुमक्खियां पाक की पनडुब्बी तक भेजी ताकि उसे उनकी स्थिति और योजना की जानकारी मिल सके। अगली सुबह लिली ने फ्रैंक को देखा। उसे लगा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब मुखिया और बिल वहां पहुंचे तो उनकी नजर फ्रैंक की पीठ में धंसे हुए चाकू पर पड़ी। अब फ्रैंक के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने स्वीकार किया कि वह भी कभी सैम के साथ आए कॉन्क्विस्टाडोरों में से एक था, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात समझा पाता, लिली को उसकी पीठ से चाकू निकालना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चाकू निकलने के बाद भी फ्रैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। न खून बहा, न दर्द का कोई असर दिखाई दिया। ये देखकर बिल हैरान होकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब बिल को होश आया तो लिली ने उससे विदा ली। उसने कहा कि अब यात्रा का बाकी हिस्सा वह केवल फ्रैंक के साथ तय करेगी। उधर श्रापित कॉन्क्विस्टाडोरों द्वारा भेजी गई मधुमक्खियां पाक की पनडुब्बी तक पहुंच चुकी थीं। पाक ने उन्हें अंदर आने दिया। उनमें से एक मधुमक्खी ने नक्शे पर एरोहेड की वर्तमान स्थिति दिखाई। इसके बाद मधुमक्खियों और पाक के बीच एक अजीब संवाद हुआ, जिसे देखकर उसके साथी भी स्तब्ध रह गए। इधर यात्रा के दौरान फ्रैंक और लिली उसकी 400 साल लंबी कहानी के बारे में बात करने लगे। फ्रैंक ने बताया कि वह कभी सैम का सबसे करीबी मित्र था। इसी कारण वह उसके साथ टीयर्स ऑफ द मून की खोज में अमेजन आया था। उस समय सैम अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी को बचाने के लिए उस जादुई फूल की तलाश कर रहा था। फ्रैंक नक्शे बनाने में माहिर था। अमेजन का वही नक्शा जिसका उपयोग लिली कर रही थी, वास्तव में उसी ने सदियों पहले तैयार किया था। उसने सैम के साथ जंगल की गहराइयों तक यात्रा की थी ताकि जादुई फूल तक पहुंचा जा सके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस जनजाति ने उनकी जान बचाई थी, सैम उसी जनजाति के साथ विश्वासघात करने और उनकी मुखिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था, तब फ्रैंक को एहसास हुआ कि वह इस रास्ते का हिस्सा नहीं बन सकता। जब सैम ने जनजाति की बेटी की जान लेने की कोशिश की
तो फ्रैंक उसके सामने खड़ा हो गया और उसे ऐसा करने से रोक दिया। यही वह क्षण था जिसने दोनों पुराने दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और उनके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उसी दौरान जनजाति की वह लड़की एरोहेड लेकर भाग निकली। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जनजाति की मुखिया ने सैम और उसके साथियों को भयानक श्राप दे दिया। उसी श्राप ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। समय बीतता गया, सदियां गुजरती रहीं और फ्रैंक तथा सैम कई बार एक दूसरे के सामने आए। आखिरकार फ्रैंक ने सैम और उसके आदमियों को एक गुफा में कैद कर दिया, जहां से जंगल की जादुई शक्तियां उन्हें वापस नदी तक नहीं पहुंचा सकती थीं। अगले 300 वर्षों तक श्राप का असर बढ़ता गया। जंगल ने उनके शरीरों को धीरे धीरे विकृत कर दिया और वे भयानक राक्षस जैसे जीवों में बदलते चले गए। लिली ये पूरी कहानी ध्यान से सुनती रही। फिर उसने फ्रैंक से पूछा कि उसने पिछले 300 साल कैसे बिताए। फ्रैंक ने बताया कि वही व्यक्ति था जिसने उस छोटे शहर की स्थापना की थी, जहां लिली और बिल उससे पहली बार मिले थे। इन सदियों के दौरान उसने कई दोस्त बनाए, लेकिन समय के साथ उन सभी को खो भी दिया। वह लोगों को बूढ़ा होते और मरते देखता रहा, जबकि वह खुद कभी नहीं बदलता था। बाद में उसने फिर से टीयर्स ऑफ द मून की खोज शुरू की। उसने अपनी नाव बनाई और अमेजन नदी के कोने कोने की तलाश की, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। अंततः निराश होकर उसने खोज छोड़ दी और एक साधारण टूर गाइड का जीवन अपनाया। इतनी लंबी जिंदगी में उसने कई जंगली जानवरों को भी पाला और उनके साथ दोस्ती की। सैली जगुआर भी उन्हीं में से एक थी। उधर पाक अपनी पनडुब्बी के साथ बिल तक पहुंच चुका था। उसने बिल को बंदी बना लिया और उसे मजबूर किया कि वह टीयर्स ऑफ द मून की लोकेशन बता दे। मजबूरी में बिल ने नक्शे पर वह स्थान दिखा दिया। जानकारी मिलते ही पाक ने कॉन्क्विस्टाडोरों की मधुमक्खियों को मार डाला ताकि यह सूचना सैम तक न पहुंच सके और वह अकेले ही जादुई पेड़ तक पहुंच जाए। इधर फ्रैंक और लिली भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में लिली ने फ्रैंक से पूछा कि अगर उसे आखिरकार जादुई फूल मिल गया तो वह उसका क्या करेगा। फ्रैंक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि उसके सामने 2 रास्ते होंगे। वह वही रास्ता चुनेगा जो उसे अंततः शांति और सुकून दे सके। अगले दिन वे नदी के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। चारों ओर विशाल पत्थर थे और ऐसा लग रहा था कि यात्रा यहीं समाप्त हो गई है। लेकिन लिली को अचानक एरोहेड पर बने संकेत याद आए। उसे लगा कि शायद यही वह स्थान है जहां पानी पत्थर में बदल जाता है। सच्चाई जानने के लिए फ्रैंक नदी में कूद गया और गहराई तक तैरकर नीचे पहुंचा। वहां उसे एक प्राचीन छिपा हुआ कक्ष मिला जिसके अंदर एक बड़ा लीवर लगा हुआ था। जब वह वापस आया तो उसने लिली से कहा कि लीवर उसे ही दबाना होगा, क्योंकि वह खुद उस संकरे रास्ते से अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर लिली घबरा गई। उसे तैरना तक नहीं आता था, लेकिन फ्रैंक ने उसे समझाया कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह जोखिम उठाना ही होगा। आखिरकार दोनों पानी के भीतर उतर गए। बहुत मुश्किल से लिली उस प्राचीन कक्ष तक पहुंची और अंदर जाकर लीवर खींच दिया, लेकिन जैसे ही लीवर सक्रिय हुआ, एक भारी पत्थर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब लिली उस जलमग्न कक्ष के भीतर फंस चुकी थी और बाहर खड़ा फ्रैंक उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। पानी तेजी से भर रहा था और समय उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। पत्थर का दरवाजा बंद होते ही लिली बुरी तरह घबरा गई। पानी के भीतर फंसी होने के कारण उसकी सांसें तेजी से खत्म हो रही थीं। स्थिति को समझते हुए फ्रैंक ने उसे चूमकर थोड़ी हवा दी ताकि वह कुछ और समय तक सांस ले सके। हिम्मत जुटाकर लिली ने उस प्राचीन लीवर को पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। उसी समय बाहर फ्रैंक पर पिरान्हा मछलियों का झुंड टूट पड़ा। वह किसी तरह उनसे बचता रहा, जबकि धीरे धीरे कक्ष का पानी निकलना शुरू हो गया। लेकिन जब तक पानी पूरी तरह खाली नहीं हो जाता, लिली के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार जब फ्रैंक उसके पास पहुंचा तो उसे लगा कि लिली डूब चुकी है, मगर अगले ही पल लिली ने आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने फ्रैंक को एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे वहां अकेला छोड़ दिया था। कुछ देर बाद कपड़े बदलते समय दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार टीयर्स ऑफ द मून की असली लोकेशन खोज ली है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जैसे ही बाकी पानी भी निकल गया, उन्होंने देखा कि पाक पहले से ही वहां मौजूद था और उसने बिल को बंधक बना रखा था। हालात तब और बिगड़ गए जब कॉन्क्विस्टाडोरों की एक मधुमक्खी, जो चुपचाप उनका पीछा कर रही थी, वापस जाकर सैम और उसके साथियों को भी इस स्थान की जानकारी दे आई। पाक ने तुरंत लिली से एरोहेड छीन लिया और फ्रैंक को मजबूर किया कि वह अपनी नाव से सबको उस गुफा के भीतर ले जाए जहां जादुई पेड़ मौजूद था। लेकिन जब वे उस पेड़ तक पहुंचे तो वह सदियों से मृत प्रतीत हो रहा था। उसकी शाखाएं सूखी थीं और उस पर जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। तब पाक ने लिली से कहा कि वह पेड़ को फिर से जीवित करे, क्योंकि ऐसा कैसे करना है ये बहुत कम लोग जानते थे। लिली ने साफ इनकार कर दिया। तब फ्रैंक आगे आया और बोला कि वह यह काम कर सकता है, लेकिन बदले में उसे फूल की एक पंखुड़ी चाहिए होगी। पाक इस शर्त पर तैयार हो गया। अब रहस्य खुला कि एरोहेड
वास्तव में एरोहेड नहीं था, वह एक दिल के आकार का प्राचीन अवशेष था। संकेतों के अनुसार उसे 2 भागों में तोड़ा गया और उसके भीतर से एक जादुई टुकड़ा निकाला गया। उस टुकड़े को पत्थर की एक विशेष जगह पर रखा गया, जबकि जुड़े हुए दिल का हिस्सा दूसरी ओर स्थापित किया गया। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हुई, पेड़ की जादुई शक्ति जाग उठी। चांदनी की रोशनी में सूखा हुआ पेड़ धीरे धीरे जीवित होने लगा। उसकी शाखाओं में हरियाली लौट आई, कलियां फूटने लगीं और कुछ ही क्षणों में पूरा पेड़ चमकते हुए फूलों से भर गया। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। लिली ने अचानक फ्रैंक पर गोली चला दी। गोली लगते ही फ्रैंक गुफा की गहराई में जा गिरा। दूसरी ओर पाक ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि राइजिंग मून समाप्त होने से पहले पेड़ की जितनी हो सके उतनी पंखुड़ियां तोड़ ली जाए। उधर फ्रैंक ने एक बार फिर अपनी बहादुरी दिखाई। उसने पाक के आदमियों से बिल को बचा लिया। फिर अपनी पालतू जगुआर सैली की मदद से दोनों ने मिलकर नाव पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस बीच लिली पेड़ पर चढ़ चुकी थी। उसे पता था कि चांद की रोशनी समाप्त होते ही फूल मुरझा जाएंगे, इसलिए वह पूरी तेजी से शाखाओं पर दौड़ती हुई सबसे ऊपर पहुंची। समय तेजी से बीत रहा था। आखिरी क्षण में, ठीक जब जादुई चांदनी समाप्त होने वाली थी, लिली ने टीयर्स ऑफ द मून के फूल की एक बहुमूल्य पंखुड़ी तोड़ ली। अब वह पंखुड़ी उनके हाथ में थी, वही पंखुड़ी जिसके लिए सदियों तक लोग मरते रहे थे और जो किसी भी घाव को भरने तथा किसी भी श्राप को समाप्त करने की शक्ति रखती थी। लेकिन असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पाक और सैम दोनों उस शक्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन जैसे ही लिली ने जादुई फूल की पंखुड़ी तोड़ी, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से नीचे गिरने लगी। नीचे पाक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक बार फिर लिली को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने पंखुड़ी उसके हवाले नहीं की तो न वह बचेगी और न उसका भाई बिल। उसी समय पूरा जादुई पेड़ टूटने लगा। अपनी जान बचाने के लिए लिली ने पंखुड़ी छोड़ दी और खुद को संभालने के लिए पाक को पकड़ लिया। दूसरी ओर गिरती हुई पंखुड़ी को फ्रैंक ने हवा में ही पकड़ लिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर वहां पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले पाक को मार डाला और फिर लिली की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर फ्रैंक ने पंखुड़ी को ऊपर उठाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जादुई फूल पाने की लालच में वे सभी उसका पीछा करने लगे। फ्रैंक ने पहले बिल को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और अपनी पालतू जगुआर सैली को उसके साथ रहने का आदेश दिया, ताकि वह बिल और लिली दोनों की रक्षा कर सके। इसके बाद वह अपनी नाव लेकर उस प्राचीन पत्थर के निशान की ओर बढ़ गया, जो इस रहस्य का अंतिम हिस्सा था। कॉन्क्विस्टाडोर पंखुड़ी हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़े रहे। फ्रैंक ने बहादुरी से एक एक कर उनका सामना किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिरकार उसका सामना सैम से हुआ। सैम ने एक बार फिर उससे पंखुड़ी मांगी। तभी सच्चाई सामने आई कि असली पंखुड़ी फ्रैंक के पास नहीं थी। उसने उसे पहले ही बिल को दे दिया था, ताकि सही समय पर वह उसे लिली तक पहुंचा सके। अगले ही क्षण फ्रैंक की नाव जाकर उस प्राचीन पत्थर के चिन्ह से टकरा गई। इस टक्कर से गुफा के भीतर बहने वाला नदी का पानी रुक गया। जैसे ही कॉन्क्विस्टाडोर नदी से कट गए, जंगल का श्राप फिर सक्रिय हो गया। अब वे नदी तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए जंगल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही पलों में सैम और उसके सभी साथी दोबारा पत्थर की मूर्तियों में बदल गए और सदियों पुराने श्राप के कैदी बन गए। कुछ देर बाद लिली उस स्थान पर पहुंची। उसने फैसला किया कि वह जादुई पंखुड़ी फ्रैंक को देगी, ताकि उसका श्राप टूट सके और उसे आखिरकार मुक्ति मिल जाए। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। इसका मतलब था कि वह मानवता की मदद करने और दुनिया की बीमारियों का इलाज खोजने का अपना सपना दांव पर लगा रही थी। लेकिन जब उसने पंखुड़ी का उपयोग किया तो कुछ भी नहीं हुआ। निराश होकर लिली और बिल वहां से चले गए। सैली वहीं बैठी अपने मालिक का इंतजार करती रही। तभी अचानक सैली की तेज गर्जना सुनाई दी। लिली ने मुड़कर देखा और हैरान रह गई। फ्रैंक जीवित खड़ा था। उसका श्राप आखिरकार टूट चुका था। लिली खुशी से दौड़कर उसके गले लग गई। तभी उन्होंने देखा कि जादुई पेड़ ने उनके लिए एक और फूल की पंखुड़ी छोड़ दी थी। अब उनके पास फ्रैंक की आजादी भी थी और दुनिया की मदद करने का अवसर भी। कुछ समय बाद सभी अपने अपने जीवन में लौट आए। फ्रैंक ने अमेज़न में अपने पुराने जीवन को अलविदा कहा। उसने रॉय से विदा ली और लिली के साथ लंदन की ओर रवाना हो गया। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम लंदन की सड़कों पर फ्रैंक और लिली को साथ चलते हुए देखते हैं। दोनों खुश हैं, आजाद हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ उनकी वफादार साथी सैली जगुआर भी है, जो अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। सदियों पुराने श्राप, रहस्यों और खतरों से भरी इस यात्रा का अंत आखिरकार आशा, प्रेम और आजादी के साथ होता है।